हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड मारा। तो आज हम लोग करने वाले रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 8 विच इज़ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो ये वाला जो लेक्चर है इट इज़ क्वाइट लॉन्ग, या मतलब इतना लंबा भी नहीं है, बट 13 स्लाइड्स बनी इसकी, 13 नहीं 11 स्लाइड्स बनी है। और एक्चुअली मेरे पास बुक भी है साथ में, सो मैं साथ के साथ बुक से भी देखते रहूँगी अगर कुछ पॉइंट मेरे से छूट गया हो, क्योंकि मैं बुक मेरी खुद की बुक है 10th की। तो अगर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा हो और इसमें ना दिया हो, सो आई जस्ट कीप अ चेक। सो एक सेकेंड में एक बार थंबनेल के लिए पिक ले बहुत मीठे हैं ये दुनिया के अंदर। डन। ओके, सो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो जो लैंड का यूज़ है वो अलग अलग फैक्टर्स से डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स भी है और ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं। फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से, जैसे कि टोपोग्राफी, कि वहाँ का रिलीफ कैसा है, एज इन वो एरिया प्लेन है, वो एरिया माउंटेन है, तो उसके हिसाब से हम लैंड को यूज़ करेंगे। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अगेन अगर वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है तो हम उसके अकॉर्डिंग लैंड को यूज़ करेंगे। अगर वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसके अकॉर्डिंग हम लैंड को यूज़ करेंगे। सॉइल टाइप, मान लो वहाँ पे कोई भी टाइप की सॉइल है, मान लो वहाँ पे एलुवियल सॉइल है, तो हम एलुवियल सॉइल के हिसाब से इसको लैंड को यूज़ करेंगे कि वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे। और मान लो अगर वहाँ पे लेटराइट सॉइल है तो वहाँ पे हम घर वगैरह नहीं बनवाएंगे, लीचिंग होती है और ये सब, या आगे पढ़ोगे सॉइल टाइप्स वगैरह में। और ह्यूमन फैक्टर्स भी है, जैसे ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन कितनी कहाँ पे ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन मान लो एक पर्टिकुलर लैंड के एरिया पे ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, हमें टेक्नोलॉजी भी देखनी पड़ेगी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है लैंड को इस पर्टिकुलर तरीके से यूज़ करने की या नहीं। कल्चर भी देखने पड़ेंगे वहाँ के लोगों के ट्रेडिशंस भी देखने पड़ेंगे। तो ये ह्यूमन फैक्टर्स है और ये है फिजिकल फैक्टर्स। तो इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो होता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 में रट चुके हैं हम लोग। लेकिन जो हमारा लैंड यूज डेटा है कि कितना लैंड किस टाइप से किस किस उसमें यूज़ हो रहा है, वो खाली 93% उसमें अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट्स की, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं एक्सेप्ट असम, उनको उनकी हम लोग रिपोर्टिंग, उनका सर्वे नहीं कर पाए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे थोड़े हमने रूल्स अलग लगा रखे हैं आर्टिकल 370A के उस पर। और जम्मू एंड कश्मीर की कुछ एरियाज जो है वो पाकिस्तान भी अपने मैप में दिखाता है और चाइना भी अपने मैप में दिखाते हैं। तो वो जो कुछ एरियाज हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल एरियाज है, तो वहाँ पे भी हम लोग सर्वे नहीं कर पाते। तो इन रीजंस की वजह से खाली 93% ऑफ द टोटल लैंड एरिया को हम लोगों ने सर्वे किया है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पाई चार्ट दे रखा है कि 1960 में हम लोग कैसे यूज़ करते थे, और इस बुक में क्या है 2014 ही दे रखा है, सही तो दे रखा है। और 2014 में हम लोगों ने इसको कैसे यूज़ किया है। ओह माय गॉड, ओके लेट्स गेट इनटू दिस। सो क्या बताना, हाँ तो देखो 1961 में हम सबसे पहले कलर बाय कलर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट देखते हैं, ठीक है। एक बार हम खाली इस पाई चार्ट को स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद जो मैंने लिटरली अभी तक देखा नहीं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, ठीक है। अभी एक बार हम पाई चार्ट को स्टडी करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। फॉरेस्ट देखो पहले, फॉरेस्ट कौन सा है, ब्लू कलर का है, मतलब कि फॉरेस्ट कौन सा है, ये है फॉरेस्ट, दिस इज फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट पहले 18.11% था, अब 23.3% हो गया, तो फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है, दैट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट आता है रेड कलर, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड। अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड हमें याद है कि बैरन कौन सा है, अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड जहाँ पे रोड्स वगैरह बनी हुई हैं और ये सब। ये रहा 12.01 था पहले और अब कम हो गया। अब हमने वेस्टलैंड कम कर दिया और हम लोगों ने, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन की आने की, क्योंकि 1960 का है, 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला और जो एरियाज वेस्ट और बैरन थे उनको भी हम लोगों ने बहुत से फर्टाइल लैंड्स में कल्टिवेट किया है। और इसलिए बैरन लैंड अब नहीं, बहुत कम है, बहुत मतलब हाफ से भी कम हो गया। पहले 12% था, 5.5%, दैट्स अ गुड थिंग। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब कि रोड्स बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमने पहले लिया था 4.95%, ऑलमोस्ट 5% ले रखा था, अब 8.7% है, मतलब डेवलपमेंट हुई है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा इंक्रीज करा है। नेक्स्ट है पर्पल कलर, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अब ग्रेजिंग लैंड देखो पहले
4.71% था और अब 3.3% है, मतलब ग्रेजिंग लैंड कम हो गया. दैट्स अ थिंग टू वरी. इस चीज़ को याद रखना, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. इस टॉपिक पे मैं आऊँगी क्योंकि हमारी बुक में दे रखा है, तो इस टॉपिक पे हम ज़रूर आएंगे. नेक्स्ट है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स. पहले 1.5% था, अब खाली 1% है. तो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स भी अब नहीं है हमारे यहाँ. कल्चरेबल वेस्ट लैंड जिसको हम कल्टिवेट कर सकते लेकिन वो फिर भी वेस्ट है. पहले 6.23% था, अब 4% है. अगेन ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है एग्रीकल्चर में. अच्छा, नेक्स्ट है फैलो अदर देन करंट फैलो. फैलो अदर देन करंट फैलो का मतलब वो जो 1 से 5 ईयर्स के बीच में हम लोगों ने खाली छोड़ रखे. हाँ, 1 से 5 ईयर्स के बीच में हमने खाली छोड़ रखे थे. पहले 3.5% था, 3.6% हो गया, बढ़ गया है इसका. नेक्स्ट है करंट फैलो जो 1 साल और 1 से कम के लिए हमने खाली छोड़ रखे हैं. पहले था ये 3.73% और अब है 4.9%. अब ये भी बढ़ गया. अब नेक्स्ट नेट सोन एरिया की कितना हमने सो कर रखा है. पहले 45.26% था, 45.5% है. स्लाइट इंक्रीज हमें दिख रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं है यार. मेरी बुक में दे देगा 46.26%. कुछ तो दिक्कत. एक सेकेंड, मैं एक बार बुक की PDF डाल दूँ इसमें, जस्ट 1 मिनट. ये देखो यार, मैं दोबारा चुपकी, कोई नहीं. देखो ये वाला जो है, ये तो है जो अब मैंने PDF से निकाला है और ये मेरी बुक का है. ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया. देखिए मैं कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि बुक में ना कलर्स थोड़े अजीब अजीब से थे, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी. देखो यहाँ पे 46.26% है, जबकि यहाँ पे 45.26% है. और बहुत अलग अलग, जैसे यहाँ पे 18.11% है, लेकिन यहाँ पे 12.01% है. तो एक बार आप जब ये कर रहे हो तो अपने NCERT को ज़रूर फॉलो कर लेना. NCERT में भी एक बार लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है हर एक उसका कि किस में क्या है. जैसे फॉरेस्ट है, ये NSA मतलब नेट सोन एरिया है, बैरन अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, पास्चर्स, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, कल्चरेबल वेस्ट लैंड. तो एक बार आप ये सारा लिख देना सो दैट कन्फ्यूजन हो, क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज़ बुक में करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है. सो दैट्स फॉर योर सेक. ओके, अच्छा यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है कि कंपैरिजन करना. भाई कर लिया, बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर लिया, हम कर चुके. नेक्स्ट, अच्छा अब आते हैं टेक्स्ट पे कि टेक्स्ट में क्या दे रखा है. टेक्स्ट में दे रखा है कि जो लैंड है परमानेंट पास्चर का वो कम हुआ है. ऑफ कोर्स कम हुआ है. हम ये पाई चार्ट से ही देख लेते हैं कि परमानेंट पास्चर्स का लैंड कौन सा था. ये रहा, ये 4.71% था, यहाँ पे 3.3% हो गया. तो ये ऑफ कोर्स कम हुआ है ना, डिक्रीज़ हुआ है. अब हम अपने कैटल पॉपुलेशन को इतने कम लैंड पे कैसे करेंगे और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. वो ज़्यादा भूखे हो जाएंगे, वो जड़ से खाने लग जाएंगे. और जो हमारे मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड्स हैं, या तो उनकी क्वालिटी बहुत बेकार है, या तो वहाँ पे अगर हमें कल्टिवेशन करें तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. इसलिए इन लैंड्स को साल में मतलब 2 से 3 साल में 1 या 2 बार ही कल्टिवेट किया जाता है. और अगर इनको भी हम लोग नेट सोन एरिया में इंक्लूड कर दें तो हमारा नेट सोन एरिया जो है 54% हो जाएगा. इसमें भी दे रखा है, हाँ इसमें भी सेम चीज़ दे रखी है बुक में. अब जो पैटर्न है नेट सोन एरिया का हर स्टेट में अलग अलग होता है, क्योंकि हर स्टेट की ऑफकोर्स सॉइल टाइप अलग होती है और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. अब टोटल एरिया जो पंजाब और हरियाणा का है, पंजाब और हरियाणा के टोटल एरिया का 80% एरिया जो है वो नेट सोन एरिया में आता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के 10% से भी कम का एरिया जो है वो NSA में आता है. अब ऐसा क्यों है, रीजंस क्या है कि इतना कम प्रोपोर्शन है नेट सोन एरिया के इन स्टेट्स में. रीजंस मैंने यहाँ पे दे दिए. सबसे पहले कि जो नेट सोन एरिया जो है मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में वो लो है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिली और रोकी टेरेन है. और ऐसा इसलिए भी क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा, और हम फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहते. ठीक है, अब जो फॉरेस्ट एरिया कंट्री का, फॉरेस्ट एरिया नो डाउट बड़ा है. पहले 18% था, 23% है, तो इट्स ह्यूज इंक्रीज. लेकिन फिर भी हमारा जो डिज़ायर है वो 33% है, ताकि एक बैलेंस बना रहे. हमारे बायोस्फीयर में एक बैलेंस बना रहे. टोटल जोग्राफिकल एरिया का डिज़ायर है 33% और अभी तक हम लोग 23% पे आए हैं. और ये तो 2014 का हमें एरिया वो दे रखा था.
और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में निकाली गई थी, उसने ही कहा था कि 33% एरिया तो होना ही चाहिए फॉरेस्ट के अंडर। ऐसा इसलिए माना गया था ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रह सके, और इतने सारे लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनका लिवलीहुड उस पर डिपेंड करता है, वो प्रोटेक्टेड रह सके। एक जो पार्ट है लैंड को, उसको हमने वेस्ट लैंड कह दिया और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस कह दिया। वेस्ट लैंड में रॉकी भी आता है, रॉकी लैंड आता है, एरिड लैंड आता है, डेजर्ट एरिया आते हैं, और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में वो जगह आती है जहाँ पे सेटलमेंट होगी, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री, ये सब। अगर हम लोग लैंड को कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते रहे बहुत लंबे टाइम तक बिना अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए, तो इससे लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, और इनफैक्ट हो गया है। हमने कोई मेजर नहीं लिया उसको कंजर्व और मैनेज करने का, जिससे लैंड डिग्रेडेशन हो गया है। इससे हमारी सोसाइटी पे और एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। एंड आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आगे नेक्स्ट टॉपिक है, वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि हम लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और लैंड को कंजर्व कैसे किया जाता है। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पिंड कमेंट से देख सकते हो, या फिर सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में क्लास 10 20 23 24 एंड बाय बाय।